अध्याय 9। अभी भी और चाहिए। यहाँ कुछ करने योग्य कार्य दिए गए हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हो। वे इन्हें कार्यों से अधिक दर्शन के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि दर्शन को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों हूँ। मुझे नए विचार पसंद हैं और मुझे कार्रवाई पसंद है। तो उन लोगों के लिए जो आरंभ करने के तरीके के बारे में कार्यों की एक सूची चाहते हैं, मैं आपके साथ अपने द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को संक्षिप्त रूप में साझा करूंगा। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें। दूसरे शब्दों में, एक ब्रेक लें और आकलन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। पागलपन की परिभाषा है एक ही काम को बार बार करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना। जो काम नहीं कर रहा है उसे करना बंद करें और कुछ नया खोजें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश विचारों के लिए मैं किताबों की दुकानों पर जाता हूं और विभिन्न और अद्वितीय विषयों पर किताबें खोजता हूं। मैं उन्हें सूत्र कहता हूं। मैं उन सूत्रों पर कैसे करें किताबें खरीदता हूं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उदाहरण के लिए, किताब की दुकान में मुझे किताब मिली 16% समाधान जोएल मॉस्कोविट्ज द्वारा। मैंने किताब खरीदी और उसे पढ़ा, और अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा किताब में कहा गया था। अधिकांश लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, या वे जो भी नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसके बारे में किसी को बताने देते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% काम क्यों नहीं करेगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें दोपहर के भोजन पर ले जाएं और उनसे व्यापार के टिप्स और ट्रिक्स पूछें। जहां तक 16% कर ग्रहणाधिकार प्रमाण पत्रों का सवाल है, मैं काउंटी कर कार्यालय गया और उस कार्यालय में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी मिल गया। मुझे पता चला कि उसने भी कर ग्रहणाधिकार में निवेश किया था। तुरंत मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह मुझे वह सब कुछ बताने में रोमांचित थी जो वह जानती थी और यह कैसे करना है। दोपहर के भोजन के बाद उसने पूरी दोपहर मुझे सब कुछ दिखाने में बिताई। अगले दिन तक मुझे उसकी मदद से 2 बेहतरीन संपत्तियां मिली जिन पर तब से 16% की दर से ब्याज मिल रहा है। किताब पढ़ने में 1 दिन, कार्रवाई करने में 1 दिन, दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटा और 2 बड़ी डील हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। मैं नई और दिलचस्प कक्षाओं के लिए समाचार पत्रों और इंटरनेट पर खोज करता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती हैं। मैं जो सीखना चाहता हूं उस पर महंगे सेमिनारों में भी भाग लेता हूं और उनके लिए भुगतान भी करता हूं। मैं केवल उन पाठ्यक्रमों के कारण अमीर हूं और नौकरी की जरूरत से मुक्त हूं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये कक्षाएं नहीं लीं, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं, और फिर भी वे उसी नौकरी पर हैं। ढेर सारे ऑफर दे। जब मुझे अचल संपत्ति का एक टुकड़ा चाहिए होता है तो मैं कई संपत्तियों को देखता हूं और आम तौर पर एक प्रस्ताव लिखता हूं। यदि आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या है तो मैं भी नहीं जानता। यह रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं। मैं जितना संभव हो उतना कम काम करता हूं। एक मित्र चाहता था कि मैं उसे दिखाऊं कि अपार्टमेंट घर कैसे खरीदे। तो एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और 6 अपार्टमेंट घरों को देखा। 4 कुत्ते थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर ऑफर लिखने के लिए कहा। मालिकों ने जो मांगा था उसका आधा हिस्सा ऑफर किया। उसे और एजेंट को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। उन्होंने सोचा कि यह अशिष्टता है और इससे विक्रेताओं को ठेस पहुंचेगी,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंट वास्तव में इतनी मेहनत करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और बेहतर सौदे की तलाश में लगे रहे। कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया और वह व्यक्ति अभी भी सही कीमत पर सही सौदे की तलाश में है। खैर, जब तक आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है, आपके पास एक दूसरी पार्टी है जो सौदा करना चाहती है। अधिकांश विक्रेता बहुत अधिक पूछते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई विक्रेता किसी चीज की कीमत से कम कीमत मांगता है। कहानी का नैतिक प्रस्ताव दें। जो लोग निवेशक नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है कि कुछ बेचने की कोशिश करना कैसा लगता है। मेरे पास अचल संपत्ति का एक टुकड़ा है जिसे मैं कई महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करता। वे मुझे 10 सुअर दे सकते थे और मुझे खुशी होती। प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि किसी को दिलचस्पी थी। मैं प्रतिवाद करता, शायद बदले में सुअर फार्म के लिए। लेकिन खेल इसी तरह काम करता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार है। उसे दिमाग में रखो। यह मजेदार है और केवल एक खेल है। पेशकश करना। कोई हाँ कह सकता है। मैं हमेशा एस्केप क्लॉज के साथ ऑफर देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में एक प्रस्ताव देता हूँ जो विषय आधारित आकस्मिकताओं का विवरण देता है, जैसे कि व्यावसायिक भागीदार की मंजूरी। कभी भी यह निर्दिष्ट न करें कि व्यावसायिक भागीदार कौन है। अधिकांश लोग नहीं जानते कि मेरी साथी मेरी बिल्ली है। यदि वे प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और मैं सौदा नहीं चाहता, तो मैं घर पर फोन करके बात करता हूँ। मेरी बिल्ली। मैं यह हास्यास्पद बयान यह बताने के लिए दे रहा हूँ कि खेल कितना बेतुका आसान और सरल है। बहुत से लोग चीजों को बहुत कठिन बना देते हैं और इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक या जो कुछ भी डेटिंग जैसा है, उसे ढूंढना। आपको बाजार जाना होगा और बहुत से लोगों से बात करनी होगी, बहुत सारे प्रस्ताव प्रतिप्रस्ताव बातचीत करनी होगी, अस्वीकार करना होगा और स्वीकार करना होगा। मैं सिंगल जानता हूँ। जो लोग घर पर बैठे रहते हैं और फोन बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन बाजार जाना बेहतर है, भले ही वह सुपरमार्केट ही क्यों न हो। खोजना, प्रस्ताव देना, अस्वीकार करना, बातचीत करना और स्वीकार करना जीवन की लगभग हर चीज की प्रक्रिया के भाग हैं। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए एक निश्चित क्षेत्र में टहलें या गाड़ी चलाएं। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेशों को ऐसा करते हुए पाया है। मैं 1 साल के लिए एक निश्चित पड़ोस में घूमूंगा और बदलाव की तलाश करूंगा। किसी सौदे में लाभ होने के लिए 2 का होना आवश्यक है। तत्व 1, सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे सौदे होते हैं, लेकिन यह बदलाव ही है जो सौदेबाजी को एक लाभदायक अवसर में बदल देता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मैं उस पड़ोस में जॉगिंग करता हूँ जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ। यह दोहराव ही है जो मुझे थोड़े अंतर का एहसास कराता है। मैंने रियल एस्टेट के संकेत देखे हैं जो काफी समय से चल रहे हैं। इसका मतलब है कि विक्रेता सौदे के लिए अधिक सहमत हो सकता है। मैं अंदर या बाहर जाने वाले ट्रकों पर नजर रखता हूँ। मैं रुकता हूँ और ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं डाक वाहकों से बात करता हूँ। यह आश्चर्यजनक है कि वे किसी क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी हासिल करते हैं। मुझे एक खराब क्षेत्र लगता है, खासकर वह क्षेत्र जहां से इस खबर ने सभी को डरा दिया है। मैं किसी चीज में बेहतरी के लिए बदलाव के संकेतों की प्रतीक्षा में कभी कभी इसे साल भर तक चलाता रहता हूँ। मैं खुदरा विक्रेताओं से बात करता हूँ, विशेष रूप से नए लोगों से, और पता लगाता हूँ कि वे क्यों आ रहे हैं। इसमें महीने में केवल कुछ मिनट लगते हैं,
और मैं इसे कुछ और करते समय करता हूँ, जैसे व्यायाम करना या स्टोर से आना जाना। सभी बाजारों में सस्ते दाम पर खरीदारी करें। उपभोक्ता सदैव गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में बिक्री होती है, मान लीजिए टॉयलेट पेपर, तो उपभोक्ता भागता है और स्टॉक कर लेता है। लेकिन जब आवास या शेयर बाजार में बिक्री होती है, जिसे अक्सर गिरावट या सुधार कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर इससे दूर भागता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ाता है, तो उपभोक्ता कहीं और खरीदारी करता है। लेकिन जब आवास या शेयर बाजार अपनी कीमतें बढ़ाते हैं, तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़ पड़ते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखें, लाभ खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही स्थानों पर देखें। एक पड़ोसी ने एक कॉन्डोमिनियम खरीदा, $1,00,000। मैंने अगले दरवाजे के लिए वही कोंडो खरीदा, $50,000। उसने मुझसे कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि मुनाफा तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ खरीदारी की, जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने फौजदारी नीलामी में खरीदारी की। मैंने यह कैसे करना है, इसकी एक कक्षा के लिए $500 का भुगतान किया। मेरे पड़ोसी ने सोचा कि रियल एस्टेट निवेश वर्ग के लिए $500 बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कि वह पैसे या समय का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार करता है। उन लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं। फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र जमीन के एक निश्चित टुकड़े की तलाश में था। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन समय नहीं था। मुझे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जो मेरा दोस्त खरीदना चाहता था, उससे भी बड़ा। मैंने इसे एक विकल्प के साथ बांधा, अपने दोस्त को फोन किया और उसने कहा कि वह इसका एक टुकड़ा चाहता है। इसलिए मैंने वह टुकड़ा उसे बेच दिया और फिर जमीन खरीद ली। बची हुई जमीन मैंने मुफ्त में अपनी रख ली। कहानी का नैतिक पाई खरीदे और इसे टुकड़ों में काट लें। अधिकांश लोग वही तलाशते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे ही खरीदते हैं। पाई का एक टुकड़ा, इसलिए वे कम के लिए अधिक भुगतान करते हैं। छोटे विचारकों को बड़े अवसर नहीं मिलते। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ी सोच रखना। खुदरा विक्रेता बड़े पैमाने पर छूट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर कारोबारी लोग बड़े खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। इसलिए भले ही आप छोटे हों, आप हमेशा बड़ा सोच सकते हैं। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर बाजार में थी, मैंने कई दोस्तों को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर हम अलग अलग डीलरों के पास गए और काफी सौदे पर बातचीत की, क्योंकि हम बहुत सारे सामान खरीदना चाहते थे। मैंने स्टॉक के साथ भी ऐसा ही किया है। छोटे लोग छोटे ही रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या पूरा काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक उन्होंने 60 की उम्र में अपना सब कुछ खो नहीं दिया। 30 साल की उम्र से पहले बिल गेट्स के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। क्रिया सदैव निष्क्रियता को मात देती है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की हैं और करना जारी रखूंगा। महत्वपूर्ण शब्द हैं किया है और करो। जैसा कि पूरी किताब में कई बार दोहराया गया है, वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी होगी। अभी कदम उठाएं। अंतिम विचार। मैं आपके साथ कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण और 2000 से इसके बेस्टसेलर बने रहने का कारण यह था कि वित्तीय वृद्धि कैसे हुई।
इसके बारे में अंतर्दृष्टि साझा करना था। बुद्धि का उपयोग जीवन की कई सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम सभी अक्सर जीवन जीने के लिए मानक फार्मूलों का उपयोग करते हैं। कड़ी मेहनत करें, बचत करें, उधार लें और अत्यधिक करों का भुगतान करें। आज पहले से कहीं अधिक हमें बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित कहानी का उपयोग एक वित्तीय समस्या के उदाहरण के रूप में करता हूं, जिसका आज कई युवा परिवार सामना कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपनी सेवानिवृत्ति का खर्च कैसे उठा सकते हैं? इसमें कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरा एक दोस्त एक दिन सोच रहा था कि अपने 4 बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन है। वह डाल रहा था। कॉलेज फंड में हर महीने $300 खर्च होते थे और अब तक केवल $12,000 जमा हुए थे। उनके पास कॉलेज के लिए बचत करने के लिए लगभग 12 वर्ष और थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। उस समय फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार भयानक था। लोग घर दे रहे थे। मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि वह अपने कॉलेज फंड में से कुछ पैसे से एक घर खरीद ले। इस विचार ने उन्हें चकित कर दिया और हम इस संभावना पर चर्चा करने लगे। उनकी प्राथमिक चिंता यह थी कि उनके पास दूसरा घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण नहीं था, क्योंकि उनकी आय बहुत अधिक थी। मैंने उसे आश्वासन दिया कि बैंक के बजाय संपत्ति के वित्त पोषण के अन्य तरीके भी हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक घर की तलाश की, एक ऐसा घर जो हमारे सभी मानदंडों पर फिट बैठे। चुनने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए खरीदारी करना मजेदार था। आखिरकार हमें एक प्रमुख पड़ोस में 3 बेडरूम 2 स्नानघर वाला एक घर मिला। मालिक का आकार छोटा हो गया था और उसे उस दिन बेचना पड़ा, क्योंकि वह और उनका परिवार कैलिफोर्निया जा रहा था, जहां दूसरी नौकरी इंतजार कर रही थी। मालिक 102,000 चाहता था, लेकिन हमने केवल $79,000 की पेशकश की। उन्होंने इसे तुरंत ले लिया और 10% अग्रिम भुगतान के साथ ऋण वापस लेने के लिए सहमत हो गए। मेरे मित्र को केवल $7,900 ही लाने थे। जैसे ही मालिक चला गया, मेरे दोस्त ने घर किराए पर दे दिया। बंधक सहित सभी खर्चों का भुगतान करने के बाद वह हर महीने अपनी जेब में लगभग $125 डालता था। उनकी योजना घर को 12 साल तक अपने पास रखने की थी और हर महीने मूलधन में अतिरिक्त $125 लगाकर गिरवी का भुगतान तेजी से करने की थी। हमने अनुमान लगाया कि 12 वर्षों में बंधक का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा, तब तक वह संभवतः $800 प्रति माह का भुगतान कर रहा होगा। अगर कीमत अच्छी होती तो वह घर बेच भी सकता था। 3 साल बाद फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार में काफी सुधार हुआ और उसमें रहने वाले किराएदार द्वारा उन्हें उसी घर के लिए $156,000 की पेशकश की गई। उसने फिर मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने सलाह दी कि वह इसे 1031 कर स्थगित एक्सचेंज का उपयोग करके बेच दें। अचानक उसके पास काम चलाने के लिए लगभग $80,000 हो गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में एक अन्य मित्र को फोन किया, जिसने इस कर स्थगित पूंजीगत लाभ को एक मिनी भंडारण सुविधा में स्थानांतरित कर दिया। 3 महीने के भीतर उन्हें प्रति माह $1,000 से कुछ कम के चेक मिलने लगे, जिसे उन्होंने कॉलेज फंड में वापस डाल दिया। कुछ साल बाद मिनी वेयर हाउस बिक गया और बिक्री से प्राप्त आय के रूप में उन्हें लगभग $330,000 का चेक प्राप्त हुआ। उन्होंने उन फंडों को एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया, जिससे अब प्रति माह $3,000 से अधिक की आय होगी, जो फिर से कॉलेज फंड में जाएगी। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। इसे शुरू करने में केवल $7,900 और थोड़ी वित्तीय जानकारी लगी।
उनके बच्चे अपनी इच्छित शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम होंगे और फिर वह अपनी सेवानिवृत्ति के लिए भुगतान करने के लिए अपनी कानूनी इकाई में लिपटी अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग करेंगे। इस सफल निवेश रणनीति के परिणामस्वरूप वह जल्दी सेवानिवृत्त हो सकेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसने आपके लिए काम करने के लिए पैसे की शक्ति का उपयोग करने में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आज हम जीवित रहने के लिए अधिक वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। यह विचार कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है आर्थिक रूप से अपरिष्कृत लोगों की सोच है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। उन्होंने पैसा बनाने का विज्ञान सीखा ही नहीं है। पैसा केवल एक विचार है। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदल लें। प्रत्येक स्वनिर्मित व्यक्ति ने एक विचार के साथ छोटी शुरुआत की और फिर उसे कुछ बड़े में बदल दिया। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। इसे शुरू करने और इसे बड़ा बनाने में केवल कुछ डॉलर लगते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो अपना जीवन किसी बड़े सौदे के पीछे भागते हैं या किसी बड़े सौदे में शामिल होने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मूर्खतापूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि अपरिष्कृत निवेशक अपना बड़ा निवेश एक ही सौदे में कर देते हैं और उसका अधिकांश हिस्सा तेजी से खो देते हैं। वे भले ही अच्छे कर्मचारी रहे हों, लेकिन वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरू करें। कोई किताब खरीदे, किसी सेमिनार में जाएं। अभ्यास छोटा शुरू करो। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 की नकदी को $10 लाख की संपत्ति में बदल दिया, जिससे प्रति माह $5,000 का नकदी प्रवाह पैदा हुआ। लेकिन मैंने बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि यह उतना कठिन नहीं है। वास्तव में एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। आपके दिमाग में क्या है यह निर्धारित करता है कि आपके हाथों में क्या है। पैसा केवल एक विचार है नामक एक महान पुस्तक है सोचो और अमीर बनो। शीर्षक नहीं है कड़ी मेहनत और अमीर बनो। पैसे को अपने और अपने लिए कड़ी मेहनत करना सीखें। जीवन आसान और खुशहाल हो जाएगा। आज इसे सुरक्षित न खेलें, इसे समझदारी से खेलें। 3 आय। लेखांकन की दुनिया में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती है। 1 साधारण कमाई, 2 विभाग, 3 निष्क्रिय। जब मेरे गरीब पिता ने मुझसे कहा स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, वह मुझे अर्जित आय के लिए काम करने की सलाह दे रहे थे। जब मेरे अमीर पिता ने कहा अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वह निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। निष्क्रिय आय ज्यादातर मामलों में रियल एस्टेट निवेश से प्राप्त आय है। पोर्टफोलियो आय स्टॉक और बॉन्ड जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त आय है। पोर्टफोलियो आय वह आय है जो बिल गेट्स का सबसे अमीर आदमी बनाती है, अर्जित आय नहीं। अमीर पिता कहा करते थे अमीर बनने की कुंजी अर्जित आय को यथाशीघ्र निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता है। वह कहते थे अर्जित आय पर कर सबसे अधिक है, सबसे कम कर वाली आय निष्क्रिय आय है। वह है एक और कारण जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करे। सरकार उस आय पर कर लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, उस आय से अधिक जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी दूसरी किताब में रिच डैड का कैश फ्लो चतुर्थांश, मैं व्यवसाय की दुनिया को बनाने वाले 4 अलग अलग प्रकार के लोगों की व्याख्या करता हूँ।
वे ई कर्मचारी, एस स्वरोजगार, बी व्यवसाय स्वामी और आई निवेशक हैं। अधिकांश लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। नकदी प्रवाह चतुर्थांश इन 4 प्रकारों के मूल अंतरों के बारे में लिखा गया है और लोग अपने चतुर्थांश को कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में हमारे अधिकांश उत्पाद बी और आई चतुर्थांश के लोगों के लिए बनाए गए हैं। मैं निवेश के लिए रिच डैड की मार्गदर्शिका रिच डैड श्रृंखला की पुस्तक संख्या 3 में मैं अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में परिवर्तित करने के महत्व पर अधिक विस्तार से बताता हूँ। अमीर पिता कहा करते थे, एक वास्तविक निवेशक केवल अर्जित आय को निष्क्रिय आय में परिवर्तित करता है। और पोर्टफोलियो आय, यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश करना जोखिम भरा नहीं है। यह सिर्फ सामान्य ज्ञान है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी। वित्तीय स्वतंत्रता और महान धन की कुंजी व्यक्ति की अर्जित आय को निष्क्रिय और या पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता है। मेरे अमीर पिता ने माइक और मुझे यह कौशल सिखाने में बहुत समय बिताया। इस क्षमता का होना है। यही कारण है कि मैं और मेरी पत्नी किम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हमें दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम काम करना जारी रखते हैं क्योंकि हम चुनते हैं। आज हम निष्क्रिय आय के लिए एक रियल एस्टेट निवेश कंपनी के मालिक हैं और पोर्टफोलियो आय के लिए निजी प्लेसमेंट और स्टॉक की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में भाग लेते हैं। हम एक वित्तीय शिक्षा कंपनी बनाने के लिए भी काम पर लौट आए ताकि हम किताबें और गेम बनाना और प्रकाशित करना जारी रख सकें। हमारे सभी शैक्षिक उत्पाद वही कौशल सिखाने के लिए बनाए गए हैं जो मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाए थे, अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में परिवर्तित करने का कौशल। हमारे द्वारा बनाए गए खेल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वह सिखाते हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। उदाहरण के लिए, आप केवल किताब पढ़कर कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। हमारा नकदी प्रवाह वयस्कों के लिए खेल और बच्चों के लिए नकदी प्रवाह गेम को खिलाड़ियों को अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में परिवर्तित करने के बुनियादी निवेश कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे लेखांकन और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये खेल ही एकमात्र शैक्षिक उत्पाद हैं। वह दुनिया जो लोगों को सब कुछ सिखाती है। ये कौशल एक साथ। नकदी प्रवाह 202 का उन्नत संस्करण है। नकदी प्रवाह 101 और इसे खेलने से पहले 101 के गेम बोर्ड के साथ साथ 101 की पूरी समझ की आवश्यकता होती है। नकदी प्रवाह 101 और बच्चों के लिए नकदी प्रवाह मौलिक सिद्धांत सिखाएं। निवेश नकदी प्रवाह 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन शामिल हैं। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझता है वह बाजार के ऊपर जाने पर भी पैसा कमाने में सक्षम होता है, साथ ही बाजार के नीचे आने पर भी पैसा कमाने में सक्षम होता है। जैसा कि मेरे अमीर पिता कहते थे, एक वास्तविक निवेशक ऊंचे बाजार और नीचे वाले बाजार में पैसा बनाता है। इसीलिए वे इतना पैसा कमाते हैं। उनके अधिक पैसे कमाने का एक कारण यह है कि उनमें अधिक आत्मविश्वास है। अमीर डैडी कहते, उनके पास और भी बहुत कुछ है। आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में, औसत निवेशक उतना पैसा नहीं कमा पाता क्योंकि वह पैसा खोने से बहुत डरता है। औसत निवेशक नहीं जानता कि खुद को घाटे से कैसे बचाया जाए, और यही है नकदी प्रवाह 202 सिखाता है। औसत निवेशक सोचते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है क्योंकि उन्हें पेशेवर निवेशक बनने के लिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। जैसा कि अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, जोखिम यह नहीं जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब लोग आनंद ले रहे होते हैं तो मेरे बोर्ड गेम मौलिक निवेश और तकनीकी निवेश की सरल बुनियादी बातें सिखाते हैं।
मैं कभी कभी किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ, आपके शैक्षिक खेल महंगे हैं, जो आरओआई, निवेश पर रिटर्न या भुगतान की गई कीमत के लिए लौटाए गए मूल्य का प्रश्न खड़ा करता है। मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, वे महंगे हो सकते हैं, खासकर जब मनोरंजन बोर्ड गेम की तुलना में। लेकिन मेरे खेल कॉलेज की शिक्षा जितने महंगे नहीं हैं। अर्जित आय के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, अत्यधिक करों का भुगतान करते हैं और फिर निवेश बाजारों में अपना सारा पैसा खोने के डर में रहते हैं। जब कोई कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है तो मैं अपने अमीर पिता को यह कहते हुए सुन सकता हूँ, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी है, इसे कैसे रखना है और इसे नुकसान से कैसे बचाना है। यही महान धन की कुंजी है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, यदि आप उन 3 आयों के अंतर को नहीं समझते हैं और उन आयों को प्राप्त करने और उनकी सुरक्षा करने के कौशल नहीं सीखते हैं, तो आप संभवतः अपना जीवन अपनी क्षमता से कम कमाने और आवश्यकता से अधिक मेहनत करने में व्यतीत करें। मेरे गरीब पिता ने सोचा था कि सफल होने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और वर्षों की कड़ी मेहनत ही आवश्यक है। मेरे अमीर पिता भी सोचते थे कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था। माइक और मैं तीनों आय में अंतर जानते हैं और किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी है। उनके लिए वह बुनियादी वित्तीय शिक्षा थी। 3 आय में अंतर जानना और अलग अलग आय प्राप्त करने के तरीके के निवेश कौशल सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है, जो बड़ी संपत्ति हासिल करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता जिसे केवल कुछ ही लोग जानते होंगे। जैसा कि अमीर डैडी पाठ संख्या 1 में कहते हैं, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे जानते हैं कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे करनी है। रिच डैड ने कहा, साधारण अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप काम करते हैं, और निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है जो आपके लिए काम करता है। यह जानते हुए कि थोड़ा सा अंतर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण रहा है। या जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता समाप्त की है, और इससे सारा फर्क पड़ा है। कार्यवाही करना। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए, आपका दिमाग और आपका समय। यह आप पर निर्भर है कि आप दोनों के साथ क्या करना चाहते हैं। आपके हाथ में आने वाले प्रत्येक डॉलर बिल आप और केवल आप ही अपना भाग्य निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं। इसे मूर्खतापूर्वक खर्च करो और तुम गरीब होना चुनोगे। इसे देनदारियों पर खर्च करें और आप मध्यम वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसे अपने दिमाग में निवेश करें और सीखें कि संपत्ति कैसे अर्जित करें, और आप अपने लक्ष्य और अपने भविष्य के रूप में धन को चुनेंगे। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन प्रत्येक डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग होने का निर्णय लेते हैं। इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करना चुनें और आप उन्हें आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना चुनें। कोई और नहीं करेगा। आपका और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज चुने गए विकल्पों से निर्धारित होगा, कल नहीं। मैं जीवन नामक इस शानदार उपहार के साथ आपके लिए अपार धन और ढेर सारी खुशियों की कामना करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी।